आज का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। आज के डिस्कशन में सबसे पहला डिस्कशन करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। करंट अफेयर्स एडिटोरिया पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है प्रवीण सर की, उसी का डिस्कशन पूरी तरीके से होगा। उसमें एक टॉपिक दिया है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, यानी पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया, जिसमें वनस्पति और जीवों को फ्लोरा और फौना के रूप में याद रखा जाता है। कवक मतलब फंगा शब्द को शामिल करने का आग्रह किया। कवक मृत जीवी का उदाहरण है। कवक का मतलब फंजाई होता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। कवक मृत जीवी का मतलब क्या होता है, यानी कि मरे हुए वस्तु पे जन्म लेके और उसी पे अपना जीवन यापन करे, उसको कवक के रूप में याद रखेंगे। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि 2005 से 2019 तक भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर के उल्लेखनीय रूप में 33% की कमी की है। यानी कि 2005 से लेकर 2019 तक में ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैस है उसमें 33% की हम लोगों ने कमी किया है। यह भारत की UNFCCC के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से और उसकी रेखांकित होता है। 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो गैस है ना, CO2 गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस करता है। ग्रीन हाउस से होता क्या है कि वैश्विक तापन बढ़ता है। वैश्विक तापन क्या होता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने के कारण सूरज का प्रकाश पृथ्वी से लौटकर ऊपर नहीं जाता है। जब सूरज का प्रकाश लौटकर नहीं जाएगा तो हमारा वायुमंडल पूरी तरीके से गर्म होगा और हमारे वायुमंडल का तापमान अचानक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और उसी बढ़ने की परिस्थिति को ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में वैश्विक तापन कहा जाता है। यानी कि विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभावकारी गैस कौन कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प के कारण भी ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, इस बात को याद रखना है। तो भारत पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। आगे क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के शहर बेलम आयोजित अमेजन सहयोग संधि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुख अमेजन वर्षावन की सुरक्षा की प्राथमिकता दी। यानी कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे, ब्राज़ीलिया। विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बगल में अमेजन वर्षा वन है। अमेजन वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ब्राज़ील अपने जगह में पूरी तरीक़ा से पेड़ लगा दिया। उस पेड़ का भरपाई पूरी तरीक़े से सब देश का लोग सांस लेके कर रहा है, लेकिन ब्राज़ील के ज़मीन में जब पेड़ है तो ब्राज़ील में कंपनी नहीं लग पा रहा है, इसीलिए ब्राज़ील समय समय पर पेड़ को काटता है। एक ऐसा सम्मेलन किया जा रहा है पूरी तरीक़े से ताकि इस पेड़ को काटने से बचाया जा सके और सब देश का लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे ताकि ब्राज़ील पूरी तरीके से अपना काम धाम करता रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह EWSWG और पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक 26 से 28 जुलाई तक चेन्नई में आयोजित की गई थी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बम्बई हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार के महदेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य क्षेत्रों में वन्यजीव के लिए बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया है। 22-23 जून 2023 को नई वैश्विक वित्तीय संधि का शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया पेरिस में। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र पार्टी के 27वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, यानी कि बहुत सारा लोग एक मिल के मीटिंग करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के रूप में याद रखा जाता है। 7 जून 2023 को हवाई द्वीप कहाँ पे, अमेरिका में। हवाई द्वीप स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलायू का विस्फोट हुआ। तो किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप कहाँ पे, अमेरिका में। और यह सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट वर्तमान में देखने को मिला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ की। यह पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को शक्ति प्रदान करेगा। मेरी लाइफ एक एप्लीकेशन है जो पर्यावरण से संबंधित है, ये याद रख लेना है। क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि सारा देश ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। भारत भी प्रयास कर रहा है पूरी तरीके से, और जितना भी भारत का देश है जिसको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जलवायु का चिंता है, वो सारा देश अपना पूरी तरीके से प्लान बना रहा है। तो यूरोपीय संघ
एक शुरुआत किया है फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की। इसका उद्देश्य 2030 तक 55% तक ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना है। अमेजन जो वर्षा वन के लिए हम लोग बात किए थे कि अमेजन वर्षा वन के लिए सहयोग का एक मीटिंग हुआ था, उसी के अंतर्गत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक योगदान देने की घोषणा की, जिससे दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन की कटाई पर रोकने का प्रयास करता है। यानी कि पेड़ पूरी तरीके से वो काट रहा था। पेड़ इसलिए काट रहा था कि उसका डेवलपमेंट करना था, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में कंपनी का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अब हम पेड़ लगा के पूरी तरीके से रख दिए और उस पेड़ से आप हवा ले रहे हैं, लेकिन उस पेड़ के बदले में हमको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन पूरी तरीक़ा से $101 मिलियन सहयोग दिया है ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, बेहतर कर सके। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक रिपोर्ट जारी की। नेट जीरो का मतलब ना कार्बन का उत्सर्जन पूरी तरीके से जीरो करने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। पूरा देश का लोग काम कर सोच रहा है कि पर्यावरण से थोड़ा सा हम लोग पर्यावरण को ठीक करने का प्रयास करें। मई 2023 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट द सर्कुलर इकोनॉमी, कहने का मतलब कि प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरीके से हमको कम करना है, इसीलिए एक शीर्षक जारी किया है। कौन? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो वर्तमान में बाघ अभयारण्य बन गया, कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया। एक अलग प्रकार का मैकेनिज्म लॉन्च किया है, पूरी तरीके से तकनीक लॉन्च किया है ताकि पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाए। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। गज उत्सव शुरू किया गया कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। असम का पुराना नाम कामरूप हुआ करता था। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है जिसका नाम धौला सदिया है, जिसको भूपेन हजारिका सेतु के रूप में भी याद रखा जाता है। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य पूरी तरीके से घोषित किया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत, ट्रांसलोकेशन का मतलब कि कोई भी चीज़ को अलग हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दें, इसी से अंदर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क उपवयस्क एशियाई शेरों को बरंडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया। यानी एक याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में है, जहाँ पे एशियाई शेर पूरी तरीके से पाई जाती है। और बरंडा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, वहाँ से 40 को जो एशियाई शेर है उसका ट्रांसफ़र करके रख दिया गया। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा करने के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू की और 100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि 5 वर्षों के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। प्रस्तावित है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 7 बड़ी बिल्ली का ही पूरी तरीके से ग्रुप होता है। बिल्ली का ही पूरी तरीके से ग्रुप है, फैमिली है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनका संरक्षण करना और इनके पुनर्वास को पूरी तरीके से बढ़ावा देना। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के संरक्षण से है। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि के लिए हम लोग कभी कभी बात करते हैं रामसर सम्मेलन के लिए। आर्द्र भूमि का मतलब नमी वाला भूमि और आर्द्र भूमि का संबंध नमी वाले भूमि से है। आर्द्र भूमि का सबसे पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है। 1 फरवरी 1982 को रामसर जो पूरी तरीके से प्लानिंग बना था उस पर भारत सरकार हस्ताक्षर किया था। रामसर साइट की संख्या भारत में 75 है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील है और विश्व का सबसे पहला रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है। तो अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि का इष्टतम उपयोग करने का मतलब कि आर्द्र भूमि है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। मिस्ट्री एक योजना चलाई गई थी। तो मिस्ट्री योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना, देश में तटीय इलाकों में मैंग्रोव पौधा की वृद्धि करने से संबंधित है।
मैंग्रोव पौधा वैसे पौधा को कहा जाता है जो समुद्र में, जैसे समुद्र में ही एक पेड़ उग जाए, उसी को मैंग्रोव वनस्पति के रूप में याद रखा जाता है। सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर इसलिए है कि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे? पूरी तरीका से समुद्र में ही उगती है। मिस्ट्री योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति से। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर राष्ट्रीय सियाई शेर संरक्षण के लिए लाइन एट 47 विजन ऑफ अमृतकाल योजना का अनावरण किया। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में। और लाइन एट 47 ये पूरी तरीके से अमृतकाल के रूप में इसको शुरू किया गया है, बस याद रख लेना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण से संबंधित। यानी पर्यावरण के बारे में सबसे पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था। 1972 के पहले पर्यावरण के बारे में कोई कुछ सोचता तक नहीं था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और स्टॉकहोम सम्मेलन का 50 साल वर्तमान में पूरा होता है। उसी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून 1973 को सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। सबसे पहली बार पर्यावरण का सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। उसका 50 वर्षगांठ वर्तमान में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी से लिस्बन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को लिस्बन घोषणा पत्र के रूप में समाप्त किया गया। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पे है? लिस्बन। और महासागर का एक सम्मेलन हुआ पुर्तगाल में, उसी को लिस्बन घोषणा पत्र के रूप में कहा गया। केन्या एक देश का नाम है। केन्या की राजधानी कहाँ पे है? नैरोबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ LIFE लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तित्व पर सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लक्ष्य में निर्धारित करने की बात की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES के दौरान मंत्री परिषद गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन वहाँ पे पूरी तरीके से 0 लेवल पे हो रहा है, हो ही नहीं रहा। आपको एक देश का नाम बताते हैं कार्बन निगेटिव देश। विश्व में कार्बन निगेटिव देश है भूटान। भूटान जो भारत का पड़ोसी देश है, और भूटान को कार्बन निगेटिव देश के रूप में याद रखा जाता है। यमुना नदी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा की नई पहल की शुरुआत की गई। जलज पहल का संबंध किससे है? तो जलज पहल का जो उद्देश्य है गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ाना। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई। यानी कि गंगा नदी के किनारे छोटा छोटा कोई बिजनेस बना दिया जाए, प्लान बना दिया जाए, ताकि लोगों का पूरी तरीक़ा से आजीविका चल सके। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा कहानी है, बता देते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। और गंगोत्री में गंगा नदी के होने से पहले उसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी अलग अलग जगह से निकलती है। जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी पूरी तरीक़ा से बन जाती है। गंगा नदी सबसे पहली बार मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, इस बात को भी गौर करना है। जब गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और इसके बाद पटना में आती है। पटना में गंगा नदी की लंबाई बिहार में सर्वाधिक होती है। भागलपुर जाते हुए पूरी तरीक़ा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी अवतार नामक स्थानीय उत्पाद विपणन को बढ़ावा देने के पर्यटक सुविधा प्रदान की गई। भारत टैप पहल आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके तहत कम बहाव वाले ट्रैप और फिक्सर का उपयोग करके पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। जलदूत
जल दूत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं का जल स्तर को पहचानने के लिए काम किया जाएगा। यूएनसीसीडी के कोप 15 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 नंबर का पार्टी का आयोजन कोटे डी आइवर के अबीदजान में किया गया। थीम इसका रखा गया भूमि जीवन विरासत अभाव में समृद्धि की ओर। कल इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा फिर से कर देते हैं। नया संसद भवन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। नई संसद भवन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूरी तरीके से परीक्षा में बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तब 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 75 का जो वैल्यू है ना, अभी वर्तमान में भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश आज़ादी का 75 साल मना रहा है। रामसर स्थल जब हम लोग पीछे पड़ रहे थे तो रामसर स्थल की संख्या भी 75 है और देश आज़ादी का 75 साल मना रहा है। इसको अमृत काल के रूप में याद रखा जा रहा है। और 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया कब? जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब है ना कि जहाँ पे संसद भवन बनाया गया था उस जगह को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और सेंट्रल विस्टा नामक जगह पे जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रूप में याद रखा जा रहा है। आर्किटेक्चर यानी कि नए संसद भवन का डिजाइन देने वाले व्यक्ति का नाम है बिमल पटेल। जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट। टाटा कंपनी बनाया था। डिजाइन देने वाले व्यक्ति का नाम था बिमल पटेल। नए संसद भवन की क्या क्या विशेषता है? तो नया संसद भवन का सबसे पहले आकार क्या है? तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। 3 गो इसका पूरी तरीके से द्वार है। एक द्वार का नाम है जल द्वार, दूसरे का थल द्वार और तीसरे का नव द्वार। जल द्वार का शाब्दिक अर्थ ज्ञान द्वार है और नव द्वार का शाब्दिक अर्थ शक्ति द्वार है और पूरी तरीके से थल द्वार का शाब्दिक अर्थ कर्म द्वार के रूप में याद रखा जाता है। संसद भवन पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना है। ये ग्रेनाइट पूरी तरीके से कहाँ से? राजस्थान के मकरान तट से पूरी तरीके से प्राप्त किया गया है। संसद भवन के छत पे राष्ट्रीय प्रतीक हम लोगों का अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिए थे? तो सारनाथ से लिए थे। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के रूप में भी याद रखा जाता है और बनारस गंगा नदी के तट पे अवस्थित है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला प्रवचन दिया गया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी याद रखा जाता है। तो संसद भवन के छत्र पे कांस्य की एक प्रतिमा बनी है। किसका बना है? तो राष्ट्रीय प्रतीक है जो अशोक स्तंभ के रूप में याद रखा जाता है। अशोक स्तंभ में 4 सिंह है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 गो शेर का चित्र आपको दिखता है, चौथा नंबर का चित्र नहीं दिखता है क्योंकि चौथा सिंह पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। राष्ट्रीय प्रतीक कांसे का बना हुआ है और कांसा का जो वजन कितना है? तो 9500 kg इसका वजन है और इसका पूरी तरीके से ऊंचाई 6.5 मीटर है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में याद रखा जाता है। नई संसद भवन में पूरी तरीके से लोकसभा में बैठने का सीट 888 है और राज्यसभा में बैठने का सीट 384 है, यानी कि सीटों की संख्या पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में पूरा अगर सीट हम लोग देखेंगे तो 1272 सीट संसद भवन में पूरी तरीके से हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक चीज़ और किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की। संगोल एक राजदंड के रूप में याद रखा जाता है। चोल साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल पहले चोल साम्राज्य के द्वारा किया जाता था। चोल वंश हुआ करता था, दक्षिण भारत में काम करता था और चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय को कहा जाता है। जब चोल राजवंश में सत्ता का हस्तांतरण होता था उस पीरियड में संगोल दिया जाता था और उसी परंपरा को वर्तमान में मोदी जी के द्वारा निभाया गया, तो कि याद रख लीजिएगा। यह राजदंड जो है 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पर यानी इसके पूरी तरीके से ऊपर एक नंदी यानी बैल का चित्र बनाया गया है। लोकसभा में आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम प्रोभोक्रिस्टेसस है और वही राज्यसभा के आंतरिक हिस्से में राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में अलग अलग देशों का राष्ट्रीय सम्मान पूरी तरीके से प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार से अलग अलग देशों का सम्मान मोदी जी को मिला है। आइए हम लोग देखते हैं। ग्रीस जब गए थे मोदी जी, ग्रीस का मतलब यूनान और एथेंस के रूप में याद रखा जाता है। इसी यूनान के अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे, मेगास्थनीज था। आज हम लोग पूरी तरीके से आर्किमिडीज के बारे में पढ़े थे कि आर्किमिडीज भी ग्रीस का ही वैज्ञानिक था। जो ग्रीस एक देश के रूप में याद रखेंगे। ग्रीस का पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो कि मोदी जी को सम्मानित किया गया। फ्रांस का जो सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सम्मान है।
ये सम्मान पूरी तरीके से मिस्र का सम्मान आपको याद हो जाएगा। मिस्र अफ्रीका महादेश में एक देश के रूप में याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल नदी है, नील नदी को नाइल नदी के रूप में याद रखा जाता है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि मिस्र में बहती है। और ऑर्डर ऑफ द नाइल और नाइल का संबंध मिस्र से, नील नदी से, नील नदी को माइल के रूप में याद रखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल का संबंध किससे? मिस्र से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू, ये पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। इस देश का भी नाम आप याद कर पाइएगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ पे एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ, पलाऊ गणराज्य से संबंधित है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री को विश्व के 15 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूरी तरीके से प्राप्त हो चुका है। कुछ और पुरस्कार है, देख लेते हैं। विभिन्न शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2021 का सम्मान गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में किया गया था और गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक पुस्तक पूरी तरह छापने का काम करता है। वर्ष 2022 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ये बांग्लादेश के व्यक्ति हैं। शेख मुजीबुर रहमान को न जिस तरह से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और वहाँ पे सब उर्दू भाषा में जातिर पिता कहा जाता है। यानी बांग्लादेश का जातिर पिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में, जातिर पिता के रूप में याद रखा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का नाम शेख हसीना है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, जर्मनी के पूर्व चांसलर। देखिए, चांसलर का संबंध प्रधानमंत्री से है। जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग देशों में चांसलर काम करता है। जिस प्रकार से चांसलर और चांसलर का पद का समानांतर समकक्ष प्रधानमंत्री हो जाता है। चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को। गांधी मंडेला पुरस्कार, दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एंड ट्रेड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस रूप में चुना गया। आपको बताए थे कि रामसर स्थल की संख्या कितना है? 75 है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल शामिल है। 2022 में रामसर स्थल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामसर स्थल क्या होता है? तो आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का मतलब कि नमी वाली भूमि के रूप में आर्द्रभूमि को याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा देखते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत में 1982 में इसमें शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। अक्टूबर 2022 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या 75 हो गई। 75वां रामसर स्थल का नाम सालबुक आर्द्रभूमि है, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कुछ नोट्स है, यहाँ पे देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल की सूची है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? ऑस्ट्रिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि 1974 में शामिल हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल का नाम चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और वो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि भी है अपने भारत का। ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका एक प्रकार का झील है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि, यानी कि पूरी तरीके से मानव के द्वारा बनाया गया आर्द्रभूमि, हरी के बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम के आकार का है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14 गो, और दूसरे स्तर पर रामसर स्थल की संख्या उत्तर प्रदेश में 10 है। भारत के 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर में है, यानी कि 13.3 लाख हेक्टेयर में पूरी तरीके से फैला हुआ है। वर्ष 2014 से 2022 तक रामसर स्थलों की सूची में 49 आर्द्रभूमि जोड़ी गई। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर अगले करंट के टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।